तो जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और वो था हमारा इन कंटिन्यूशन विद द लास्ट लेक्चर के पैसेज की मॉलिक्यूल्स के पैसेज जो है इन एंड आउट ऑफ द सेल कैसे हो रहा है। तो उसमें हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है कि फ़िल्ट्रेशन क्या होती है। फ़िल्ट्रेशन के साथ हमने पढ़ना है कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। इसके अंदर हमने पढ़ना है कि सोडियम पोटाशियम पंप जो है नर्व सेल्स के अंदर वो किस तरह मूव करता है, किस तरह नर्व जो है जनरेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि जी फ़िल्ट्रेशन क्या होती है। फ़िल्ट्रेशन आप सिंपल अल्फाज में तो देखते हैं कि हम किसी छाननी को या फ़िल्टर को लगा के फ़िल्टर करते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स के अंदर हमने कैसे देखना है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव across semi permeable membrane by the hydrostatic pressure और blood pressure। क्या जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो पानी प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल की सरफेस के ऊपर कि जितने मॉलिक्यूल सेल की सरफेस के ऊपर पड़े हैं वो इनटेक हो जाएं अंदर। ये देखें जी, ये एक सेल है, यहाँ पे एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय किस चीज़ के ज़रिए, या तो पानी के जरिए या ब्लड प्रेशर। यो हमारा ब्लड का प्रेशर है, या तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि ये अंदर चले जाएं, या पानी इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है कि ये अंदर चले जाएं। लेकिन इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन के ज़रिए अंदर नहीं जाते। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे हमने पढ़ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसी ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है, एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गई सॉरी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये हमारी क्या है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये होती किस तरह से है, एनर्जी से होती है। एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किस फॉर्म में मौजूद होती है, मोस्टली जो है एटीपी की फॉर्म में मौजूद होती है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसको क्लियरली समझने के लिए जब भी हम किसी गर्म चीज़ को, सिंपल नेचुरली एग्जांपल देता हूँ, गर्म चीज़ को जिस तरह हमारा तवा है उसको छूते हैं, जैसे छूते हैं तो हमारा हाथ फ़ौरन से पहले जो है वापस आ जाता है। वो कैसे वापस आ जाता है, ठीक है, वो ऐसे होता है कि जब एक रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। नर्व सेल्स का काम क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस जो है ब्रेन तक लेके जाते हैं। जब रेस्टिंग स्टेज में होता है सेल, ये नर्व सेल है एग्जाम्पल ले लें, नर्व सेल जो है रेस्टिंग स्टेज में जब होता है तो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हायर होती है आउटसाइड, आउट ऑफ द सेल। इधर उधर क्या होगी, किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी। ठीक है, और जो पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, हायर इनसाइड। क्या जी, सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगी और पोटाशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात फॉलो की, इसको याद रखेंगे तो आपको ये सोडियम पोटाशियम पंप की समझ लगेगी कि सोडियम की कंसंट्रेशन हायर कहाँ है, बाहर है, पोटाशियम की कंसंट्रेशन हायर कहाँ है, अंदर है। अब ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है जो क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा थी, प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो यूज़ करके क्या करता है, अब सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन को मज़ीद अंदर भेज देता है। ठीक है, और जो सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर है उसको बाहर निकाल देता है। बाहर ऑलरेडी जो है सोडियम ज़्यादा है, उसको मज़ीद बाहर निकाल देता है। अब जब ये कंसंट्रेशन अब सोडियम की कंसंट्रेशन हायर कहाँ है, बाहर है, लेकिन सेल के अंदर भी जो सोडियम मौजूद है वो भी ये पोटाशियम पंप इसको बाहर निकाल रहा है। हालांकि दूसरी साइड पे देखें पोटाशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, लेकिन बाहर जो मौजूद पोटाशियम है वो भी पोटाशियम ये जो पंप है अंदर भेज रहा है। जब कोई इम्पल्स मिलती है, ये आयंस जो है, ये जो पोटाशियम आयन और सोडियम आयन है, ये जब आपस में टकराते हैं तो एक इम्पल्स पैदा होती है। ठीक है, और वो इम्पल्स इतनी तेज़ होती है कि विद इन सेकेंड्स के थाउजेंड्स हिस्से के अंदर जो है हम अपना रिस्पांस दे देते हैं। ठीक है, इस तरह ये जो नर्व सेल है ये
काम करता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक हो गया जी। क्या जी, सोडियम की कंसंट्रेशन सेल से बाहर ज़्यादा होती है, पोटाशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब यही पंप जो है, जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली चीज़ें हैं वो मज़ीद जो है उसको ज़्यादा करता रहता है। ठीक है, इस तरह ये सोडियम पोटाशियम पंप काम करता है। आपको समझने के लिए मैंने दोबारा आपको बता देता हूँ कि सोडियम की कंसंट्रेशन हायर होती है बाहर, लेकिन फिर भी ये जो पंप है अंदर सेल के जो सोडियम होते हैं उसको निकालता रहता है। पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है अंदर वैसे ज़्यादा होती है सेल के, लेकिन फिर भी ये उसको अंदर भेजता रहता है। ठीक है, किसके ज़रिए? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन। आगे हम चलते, एंडोसाइटोसिस क्या है एंड एक्सोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस कहते हैं सेलुलर इंजेक्शन बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। देखें जी, ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, ये सेल इंजेस्ट करना चाहता है। ठीक है, ये इसकी सेल की सरफेस पे आ गया, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन ने इनफोल्ड किया, इनफोल्ड करने के बाद ये ऊपर आ गया। उसके बाद ये इनफोल्डिंग यहाँ से ये बंद कर देगा, इधर ये बंद कर दे, ये सेल के अंदर आ गए। ठीक है, ये है हमारी एंडोसाइटोसिस। अब यही एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, दूसरी को बोलते हैं हम पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होती है? सेलुलर ईटिंग को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या? सेलुलर ईटिंग। ईटिंग किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं पाइनोसाइटोसिस, दो तरह की होती है। कौन कौन सी? फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस में सेलुलर ईटिंग होती है, किस चीज की होती है? सॉलिड मटेरियल की। ठीक है जी। पाइनोसाइटोसिस क्या है कि सेलुलर ड्रिंकिंग, के सेल पीता है। किस चीज को पीता है जी? लिक्विड को। लिक्विड मटेरियल आ गया इसके अंदर। अब सेलुलर ईटिंग इसी तरह ही हो रही है जिस तरह ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सेलुलर ईटिंग इसी तरह ही हो रही है कि इनफोल्ड होने के लिए। पाइनोसाइटोसिस भी इसी तरह ही होती है। अब इसकी एग्जांपल आपने देखी क्या कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आता है तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है। इनफोल्ड होने के बाद वो अंदर आता है। फिर इसके अंदर आगे और भी चीज़ें हैं कि ये इनफोल्डिंग किस तरह होती है, कौन सी प्रोटीन या कौन सा एंजाइम इसके ऊपर आता है, वो उसको रप्चर करता है सेल मेम्ब्रेन को। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे बता रहा हूँ। वो जब रप्चरिंग होती है तो फिर वो फॉरेन सब्सटेंस अंदर आ जाता है, ऊपर से सेल मेम्ब्रेन दोबारा मिल जाती है। अच्छा जी, एंडोसाइटोसिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है? सेलुलर ईटिंग है जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल इनटेक होता है। पाइनोसाइटोसिस क्या है जी? पाइनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग है जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल जो है इनटेक होते हैं। उसके बाद है जी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? बल्कि मटेरियल इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ सेल। जी एक्सोसाइटोसिस क्या है? बल्कि मटेरियल इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ सेल। आउट ऑफ सेल कैसे एक्सपोर्ट हो? अब है जी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि बल्कि मटेरियल इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ सेल। हमने पहले पढ़ा एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि सेल के अंदर कोई चीज आ रही है। अब एक्सोसाइटोसिस क्या है कि सेल ने कोई चीज अपने बाहर निकालनी है, वो कैसे निकालेगा? ये एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मैंने दोनों एग्जांपल समझाइए कि एंडोसाइटोसिस इनटेक कैसे हो रहा है और एक्सोसाइटोसिस कैसे हो रहा है। एक्सोसाइटोसिस भी वैसे ही है, कोई भी मॉलिक्यूल है जब वो सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है रप्चर होती है, ब्रेक होती है, उसको निकालने के बाद दोबारा आपस के अंदर ये मिल जाती है। तो ये जी हमारा हो गया पैसेज इन एंड आउट का। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।